चलो आज ऑडिट का ना 8th क्लास है, आठवां क्लास है। तो अरे कौन इतना बकबक कर रहा है पाठक? आज ऑडिट का 8th क्लास है, आठवां। समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग को क्या सीखना है ऑडिट में? तुम लोग तो ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुका है। सुनो, हम तुम लोगों को सीट देते हैं। दे दो तो सीट, हमको सिर्फ एक दे दो। देखो, क्या हर एक स्टूडेंट को कोई ऐसा सीट मिला जिसमें लिखा होगा कंटिन्यूअस? मिल जाएगा, ठीक है। फिर और एक ऐसा सीट मिलेगा अगर नहीं मिला है तो। ठीक है, दे रहा है वही अलग अलग है। अरे वो स्टूडेंट तो स्टेपलर नहीं किया, जा क्या करें इसमें। ठीक है, ये सिंगल पेज देना था, किंतु ना ये जो सीट देना था ना, ये 2 पेज का था। अब एक काम करना, 2-2 पेज दे दो, बाद में स्टेपलर। अरे तो स्टेपलर है तो पीछे में। हाँ, जो फाइल में लगा लेगा अच्छा बात है। अरे क्या बताएं, ठीक है, तंग कर देता है। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक न्यू चैप्टर को। सबसे पहले नाम तुम लोगों को बता दें, जो ऑडिट का बुक पढ़ना शुरू किया होगा उन लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो चुका होगा, और जो नहीं किया उसका तो बात ही अलग है। अगर तुम लोग को ऑडिट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तुम लोग चाहते हो, बचना चाहते हो, तो बुक कभी मत खोलना। नहीं खोलोगे तो जानकारी नहीं होगा, प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम ही तो क्या दिक्कत है, आराम से एग्जाम देना। ठीक है शैलेश, फिलहाल बैठो अभी, ठीक है। सिर्फ बोलने बैठने के लिए, इसको नहीं देखना है। सुनो, कुछ लैंग्वेज आएगा ऐसा, देखो हम तुमको एक लैंग्वेज का एग्जांपल, ये कभी सिखाए थे तुम लोग को असर्शन? ऐसा ऐसा लैंग्वेज देगा ना, मतलब सेंटेंस में रहेगा ना कि तुम लोग का माथा खराब हो जाएगा, भैया ये क्या है, और तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बोल रहे हैं अभी से बुक पढ़ो, बार बार बोल रहे हैं। इस सब का ना बहुत सारा मीनिंग निकलेगा। हम तुम लोग को सिर्फ एक एग्जाम्पल बताएं। एक होता है ना इम्प्लाइड असर्शन, कौन सा? इम्प्लाइड। और एक होता है ना एक्सप्लेसिव। भैया क्या है इसका मतलब? इम्प्लाइड असर्शन का मतलब होता है ना, तुम लोग कभी सुना है नाम कैश इन हैंड? कैश इन, भैया क्या होता है कैश इन हैंड? कैश इन हैंड का मतलब होता है ना, जैसे कि मान लो बैलेंस शीट में शो कर रहा है कैश इन हैंड, क्या इंडिकेट कर रहा है? 1 लाख रुपया। भाई इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास कैश बॉक्स में 1 लाख रुपया है, आप जैसे चाहे उसका वैसे यूज कर सकते हैं। ये आपके इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, या कंपनी के सिचुएशन के ऊपर, क्या फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या है। लेकिन एक्सप्रेसिव बोलता है ना, बैलेंस शीट में ऐसे दिखा रहा है, मान लो लोन, क्या दिखा रहा है? लोन। चलो बगल में लिख देते हैं मॉर्गेज, मॉर्गेज लोन। इससे क्या समझ में आ रहा है बताओ? भैया ये जो लोन लिए है ना, ये बंधक रख कर लिए, ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। क्या बंधक रख के लिए हैं पता नहीं, अगर मान लो नाम दे दिया तो अच्छा बात है, लेकिन ये क्लियर नहीं होता क्योंकि मॉर्गेज सिर्फ लिख के छोड़ देता है, ठीक बात है ना। फिर भैया अगर मान लीजिए सपोज लैंड बिल्डिंग मॉर्गेज रख कर लोन लिया गया है, तो उस लैंड बिल्डिंग के ऊपर कितना लोग ऑलरेडी बोला गया था। देखो सिर्फ एक चीज को, एक ही इंसान को बंधक नहीं दिया जाता है, जरूरी नहीं है। लैंड बिल्डिंग बहुत दाम है, हो सकता है उसको 4-5 लोगों को बंधक में डाल दिए होंगे, सही बात है ना। इससे 2 लाख, उससे 3 लाख, ऐसा हो सकता है। जैसे जैसे जरूरत पड़ते गया वैसे वैसे लोन लेते गए।
लोन हो सकता है ईएमआई में पेड करना हो, पता चलता है। इंस्टॉलमेंट कितना है पता चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब क्या बोलना चाहते हैं, असर्शन वर्ड मीनिंग क्लियर करता है कि ऐसा ऐसा वर्ड आ जाएगा कि बैलेंस शीट में जो चीज दर्शाया जा रहा है, ठीक है, उसका दो रूप में है। पहला रूप कि पूरा क्लियर कर देगा, जैसे कैश इन हैंड, कि आपके पास इतना रुपया है, आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ रूप ऐसा है जैसे लोन का, ये मीनिंग क्लियर नहीं करता है। ये समझाए तो तुम लोग पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अब मेरा इच्छा था ना कि हम तुम लोग को ऑडिट प्लानिंग समझाएं, कि जब हम लोग ऑडिट करने जाते हैं, ऑडिट करने जाते हैं तो कुछ प्लान करके जाते होंगे, सही बात है ना। ये हम जैसी ऑडिट प्लानिंग आज पढ़ाना शुरू करेंगे ना, तुम लोग सब बोर हो जाएगा, क्योंकि बोलेगा ना भैया ये प्लानिंग बनाना ना कोई बड़ा बात नहीं होता, ऐसा लगेगा। ये सब कॉमन सेंस का चीज है, इसलिए हम तुम लोग को बोले ना बुक खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए। क्यों पता है, जब बुक में लिखा रहेगा तब तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन होगा क्या, और एग्जाम में आता भी है। इसलिए अभी हम अपना मन से नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो तुम लोग बोर हो जाओगे। लेकिन जब बुक रहेगा हाथ में तब भले बोरिंग फीलिंग हो, एग्जाम में मार्क्स पाने के लिए पढ़ेगा। उसी तरीके से होता है एक ऑडिट प्रोग्राम। कभी कोई नाम सुना ऑडिट प्रोग्राम का? अच्छा आया था ना। ये भी पढ़ाएंगे ना, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ऑडिट प्रोग्राम इतना इजी लगेगा कि सोच भी नहीं सकता है कि हम लोग आंसर इसका लिख नहीं पाते एग्जाम में, लेकिन जब सुन लेगा ना तो बोलेगा भैया बिना बुक पढ़े हम आंसर दे देंगे। तो अभी पढ़ाएंगे सेम कैसे, बोरिंग हो जाओगे। समझ में आया? इसलिए आज ऑडिट प्रोग्राम भी नहीं पढ़ाने वाले हैं। लेकिन जब तुम लोग नेक्स्ट क्लास सारा स्टूडेंट बुक लेके आएगा, चाहे नहीं लेके आएगा, लेकिन हम शुरू कर देंगे पढ़ाना, बुक से आंसर सॉल्व कराना। क्लियर? तुम लोग क्यों नहीं ले लेते बुक? हम स्टार्ट कर देंगे। अब सुनो ध्यान से, आज हमको पढ़ाना ना फाइनल ऑडिट। क्या होता है फाइनल ऑडिट, कौन बताएगा? फाइनल ऑडिट क्या होता है बताओ हमको, बोलो। बताओ हमको। फाइनल ऑडिट क्या है? फाइनल ऑडिट क्या होता है ना, जब ईयर एंड कंप्लीट हो जाता है, जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनकर रेडी हो जाता है, तब तो फाइनल अकाउंट शुरू होता है। समझ में आया? तो एक बात बताना, जो फाइनल अकाउंट, फाइनल ऑडिट क्या था, अकाउंट नहीं, फाइनल ऑडिट का बात करें, मतलब जब बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट हो गया तब ये काम स्टार्ट होगा। तो इसका काम कब स्टार्ट होता है? सबसे लास्ट में। इसको कंप्लीट ऑडिट भी बोल सकते हैं क्या? ठीक है। अच्छा, जो फाइनल ऑडिट होगा वो हम लोग को करने के लिए ज्यादा टाइम मिलता होगा कि कम समय मिलता होगा? कम मिलता है, क्योंकि ना वो तो 31 मार्च के बाद अब डेट है रिटर्न फाइल जमा करने का, तो रिटर्न फाइल जमा करने के पहले ऑडिट कर लेना है और 31 मार्च के बाद करना है, मतलब टाइम कम मिलेगा। चलो ये एक प्रॉब्लम हुआ। मतलब अच्छा, तो इसमें हम लोग टेस्ट चेकिंग करेंगे कि डिटेल्स में चेक करेंगे? टेस्ट चेकिंग करेंगे, क्योंकि टाइम कम है। अच्छा, ये ज्यादातर किसके लिए अच्छा है, बड़ा बड़ा बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पता है क्यों? क्योंकि उन लोगों का टेस्ट चेकिंग से काम हो सकता है, कम समय में ऑडिट हो सकता है। लेकिन बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसका इतना जल्दी ऑडिट करना पॉसिबल नहीं होता। कर सकते हैं बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करना पड़ेगा, लेकिन इतना अच्छा से नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा, टाइम कंज्यूमिंग है कि कम कंज्यूम करता है? इसमें टाइम कम करता है, कंज्यूम करता है। अच्छा, मेरा जो स्टाफ रहेगा उसको वो ज्यादा डिस्टर्ब होगा फाइनल ऑडिट में कि कम डिस्टर्ब होगा? कम डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जानता है 31 मार्च के बाद आएगा तभी तो जवाब देना है ना। तो एक बार सीट में देखो ना, इसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब पूछेगा, है क्या? लो एक, अच्छा ये सीट का पीछे ऐसे मिला, अरे ऐसे इसके पीछे में लिखा है, ठीक है। फाइनल ऑडिट एडवांटेजेस क्या क्या बोला ना, वर्क कंप्लीटेड इन ए सिंगल सीटिंग। सिंगल सीटिंग का मतलब बोला है ना, वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है तब काम स्टार्ट होता है। मिनिमम अल्टरनेशन। अच्छा बताओ, एक बार ऑडिट हो गया फाइनल ऑडिट, इसके बाद क्या बुक्स ऑफ अकाउंट कोई चेंज करने सकेगा? अब तो ऑडिटर जो नोट कर लिया वही फाइनल हो गया। अब अगर ये लोग चेंज कर भी लेता है ना तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। सही बात है ना, क्योंकि हम तो अपना फाइनल ऑडिट करके रिपोर्ट भी दे दिए, इसी के आधार पर ना रिपोर्ट देंगे। मतलब अब चेंज करने का चांस बहुत कम है। वर्क एलोकेशन इजियर फॉर क्लाइंट। क्लाइंट के लिए ज्यादा अच्छा होता है। क्यों पता है? क्लाइंट बोल देता है ना, अब देखो 31 मार्च कंप्लीट हो चुका है, अब ऑडिटर अपना ऑडिट करने के लिए आएगा, तो तुम ऐसे करके हेल्प कर देना। सबको अपना अपना डिपार्टमेंट वाला को बता देता है, टाइम टेबल सब। समझ में आया? क्या लिखा है? सुइटेबल फॉर स्मॉल एंटरप्राइज। अच्छा है,
कम समय में ऑडिट का काम करना है तो ये तो छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा अच्छा है। इसका डिसएडवांटेज पढ़ो, क्या क्या इससे नुकसान है। डिटेल चेकिंग होता है नहीं, एक्सेसिव प्रेशर इसमें ज्यादा पड़ जाता है ना। क्यों? साल के लास्ट में जब ऑडिटर आएगा, सारा का सारा बुक्स ऑफ अकाउंट, सारा डेटर, सारा क्रेडिटर, सारा परचेज, सारा सेल्स, सारा का सारा भाउचिंग, इतना सारा इनवॉइस, पूरा बहुत प्रेशर पड़ जाता है। सही बात है ना, ऑडिटर के ऊपर भी पड़ जाता है, स्टाफ के ऊपर भी। अच्छा, और इसमें अगर मान लो कोई गलती कर दिया, कोई जर्नल एंट्री पास करने ने एक साल पहले भूल गया था, कोई भाउचर को ना नोट करने ही भूल गया था, अब लास्ट टाइम में इतना टाइम होता है कि उसको ठीक किया जाए, जर्नल एंट्री को लिखा जाए, नहीं तो वहां पर ना ये लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देता है। क्या कर देता है? जिसको जनरल प्रॉपर का नाम सुना है कभी, वो अलग है, तुम लोगों को डिफरेंस नहीं पता होगा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जनरल एंड जनरल प्रॉपर। नहीं, इतना तो पता है ना, जनरल प्रॉपर कुछ होता था, सिर्फ इतना सुन लो। हम लोग ना वहां पर जो बाकी हो जाता है ना, जो पेंडिंग रह जाता है, उसका डायरेक्ट हम लोग एक रेक्टिफाई कर काम खत्म कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन हकीकत में जैसे एंट्री होना चाहिए, कि एंट्री कैसे बनना चाहिए, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वैसे एंट्री होने का टाइम नहीं रहता है। नॉट फॉर लार्ज स्केल साइज कंसर्न, बोला बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनल ऑडिट अच्छा। इतना हेडिंग मिल गया बुक से पढ़कर, अब तो लिखने सकेगा एग्जाम में। इधर आ जाओ, कंटिन्यूअस ऑडिट, एग्जाम में डिफरेंस पूछ देगा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनल ऑडिट एंड कंटिन्यूअस ऑडिट। क्या होता है कंटिन्यूअस ऑडिट? सुनो, कंटिन्यूअस ऑडिट क्या है, क्या प्रॉब्लम? कंटिन्यूअस ऑडिट बोलता है ना, जो ना साल का स्टार्टिंग से लेकर पूरा साल भर ड्यूरिंग द पीरियड ऑडिट चलता रहेगा, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट। समझ में आया? क्लियर? तो कंटिन्यूअस ऑडिट ना कराना सबके लिए कंपलसरी नहीं होता है। कुछ कंपनी ऐसा है जिसके ऊपर ये कंपलसरी बन जाता है। समझ में आया? वो कौन सा कंपनी हम सिखाएंगे, रूल पढ़ाएंगे, कारो एक चैप्टर है जिसमें बताएंगे। ठीक है, अब सुनो, कंपनी चाहे ना सबके लिए कंपलसरी नहीं कि कंटिन्यूअस ऑडिट करना पड़े, लेकिन वो लोग कराता है कंटिन्यूअस ऑडिट। पता है क्यों? इसलिए ना, क्योंकि जो बड़ा बड़ा मालिक है ना, वो टैक्स से बचना कम चाहता है। क्यों बता देते? वो लोग जानता है ना हम ज्यादा टैक्स से बच नहीं पाएंगे काफी हद तक, मेरा ना ऑर्गेनाइजेशन अच्छा से चले, मेरा स्टाफ लोग मिलकर कोई फ्रॉड ना कर बैठे, इसके लिए वो लोग कंटिन्यूअस ऑडिट कराता है। सही बात है ना? बड़ा बड़ा कंपनी तो बड़ा बड़ा घोटाला होने का चांस होगा, तो साल भर जब ऑडिट होगा तो इसका फायदा क्या है, एडवांटेजेस देखो ना। अगर मान लो कोई जनरल एंट्री लिखने भूल गया, ऑडिटर तो यहाँ पर मान लो सप्ताह में चेक करेगा, सही बात है ना, हफ्ता हफ्ता आकर चेक करेगा, ठीक है कि नहीं? तब बताओ, जब ऐसे ऑडिट का काम होगा तो क्या कोई जनरल लिखने भूल गया तो एक सप्ताह बाद आएगा तो उसको इन्फॉर्म करेगा तो फिर से जनरल लिख सकता है? जब जनरल लिख देगा तब अपने आप सारा पोस्टिंग हो जाएगा। मॉडल चेक, मॉडल चेक का मतलब बोल रहा है ना, इसमें ना फ्रॉड का चांसेस बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डे बाय डे चेकिंग हो रहा है। मान लो कोई एंट्री भूल गया गलती से, उसको भी तो पकड़ लेगा ना ऑडिटर। कोई इनवॉइस काउंट करने भूल गया, पता चल सकता है। या मान लो कोई ऐसा सेल्स का एंट्री दिखा दिया, कस्टमर को सेल्स करने भूल गया, तो ऑडिट के समय तो पकड़ा जाएगा, गोडाउन में ज्यादा स्टॉक है। अप टू डेट अकाउंट्स, क्या इसमें अकाउंट्स हमेशा अप टू डेट रहेगा? हाँ भैया, अगर सोचेगा ना अकाउंटेंट अरे कोई बात नहीं है अब्सेंट कर देते हैं, 4-5 दिन के बाद रिकॉर्डिंग कर लेंगे, तो पकड़ा जाएगा। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है अब तक का? सही बात है ना? मीन्स ऑडिटर को, स्टाफ को, सबको सतर्क रहना पड़ेगा। नहीं, ऑडिट अगर रिकॉर्डिंग नहीं की तो ऑडिटर आकर फिर हमको 4 बार सुना कर जाएगा। डिटेल चेकिंग, क्या इसमें डिटेल चेकिंग होता है? हाँ। अर्ली फाइनल अकाउंट, फाइनल ऑडिट बोला है कि फाइनल ऑडिट करने के पहले क्या कंटिन्यूअस ऑडिट का काम खत्म हो जाता है? हाँ, जब कंटिन्यूअस ऑडिट कंप्लीट होगा तब तो फाइनल ऑडिट स्टार्ट होगा। नॉलेज ऑफ क्लाइंट अफेयर्स, अच्छा बताओ, जब कंटिन्यूअस ऑडिट का काम चलेगा ड्यूरिंग द पीरियड, क्लाइंट जितना तरीके से बिजनेस कहाँ बढ़ाने वाला है, क्या करने वाला है, क्लाइंट के मन में चल क्या रहा है, क्या बिजनेस बंद करने वाला है, क्या सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमको पता चल जाएगा? हाँ, चल जाएगा। समझ में आया? क्योंकि ड्यूरिंग द पीरियड क्लाइंट जो जो करेगा सारा तो रिकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा। लोन लेगा वो भी तो रिकॉर्डिंग होगा, तो हमको सारा इंफॉर्मेशन क्लाइंट के बारे में पता चलेगा। लेस अर्न प्रेशर बोला है ना, इसमें प्रेशर कम पड़ता है। बोलो तो क्यों? ऑडिटर आके ना पूरा एक साल का एक बार अकाउंट नहीं देखने वाला है, वो तो सप्ताह देख रहा है, महीना देख रहा है। ठीक है, महीना में आकर तो थोड़ा थोड़ा चेकिंग हो रहा है, मतलब स्टाफ लोगों के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है। इंटरिम रिपोर्टिंग बोल रहा है, तुम लोग कभी डिविडेंड का नाम सुना है? डिविडेंड पता है? डिविडेंड कभी कभी साल के बीच में भी अनाउंसमेंट हो जाता है।
उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं? जो एक साल में एक बार अनाउंस होगा उसको बोलते हैं ना प्रोपोज डिविडेंड। क्या बोलते हैं? लेकिन कभी कभी ना एम्प्लॉय लोगों को हम लोग ना साल के बीच में अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आप लोगों को लाभांश मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। समझ में आया? तो ये सारा का सारा रिपोर्ट समझ में आ रहा है? तो ये इसको बोलते हैं इंटरिम रिपोर्ट। ये हाँ हो सकता है, तो इसको इन्फॉर्म करना पड़ता है। 3 महीना का रहेगा तो क्वार्टरली रिपोर्ट, 6 महीना का होगा तो हाफ ईयरली रिपोर्ट, तो सारा इन्फॉर्म करना पड़ता है। बेनिफिशियल तो इसके लिए तो लार्ज स्केल में तब घपला होने का चांस कम होगा। अच्छा है। इसका जानते हो डिसएडवांटेजेस क्या है? टेम्परिंग का मतलब पता है क्या होता है? स्टाफ को ना हम लोग ना कभी कभी ना प्रॉब्लम क्या होता है, अब स्टाफ को ना घर जाने ही नहीं देते हैं। रुक जाओ, हम चेकिंग कर लेंगे ना तब तुम घर जाना, चेकिंग करने दो हमको। अब जब तक हम बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक नहीं करेंगे तब तक वो स्टाफ जाने नहीं सकेगा। अरे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ये तो जब जब आएगा तब तो ऑडिटर हम लोग को जाने नहीं देगा। तो एक ना जो स्टाफ होता है उसके ऊपर एक तरह का ना एक अलग तरह का प्रेशर पड़ जाता है। समझ में आया? जिसको कहते हैं टेम्परिंग, जिससे ना मतलब मन का ये हो जाता है, स्टाफ गुस्सा हो जाता है, सुनने नहीं लगता है बात। फिर है टाइम कंज्यूमिंग, कि इसमें ज्यादा टाइम लगता है। क्या? पूरा 1 साल लगता है। अब फाइनल ऑडिट में तो कुछ महीना में काम हो जाता था ना? अरे तो साल भर ऑडिट होगा, कंटिन्यूस ऑडिट। इंटरप्शन ऑफ वर्क सेम चीज है, बोला है ना। बार बार मान लो कोई क्लाइंट, कोई स्टाफ काम कर रहा है, उसको तो बार बार रोकना पड़ेगा हमको। तुम हमको प्रोसेस बताओ, आखिर जो तुम्हारा कोला, पेप्सी कोला बन रहा है ये कैसे बनता है, इसे प्रोसेस क्या है, तुम कहाँ से कैसे, कौन सा रॉ मटेरियल आता है, कैसे आ रहा है, इसके बाद कौन तुम लोग का चेकिंग हो रहा है, जो मान लो मटेरियल आया वो क्वालिटी है कि नहीं है, जो तुम लोग पानी यूज किया इसमें वाटर सही था कि नहीं था, सारी इंक्वायरी होगा ना। तुमको पता है एक सीए को ना किसी का जब बिजनेस का ऑडिट होता है तो उसको सब पता चल जाता है कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज करके वो प्रोडक्ट बनता है। समझ में आया? कैसे बनाया उस प्रोडक्ट को, उसका क्लाइंट का A to Z इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाता है। तो बोला इस तरीके से वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नॉट फॉर स्मॉल साइज कंसर्न, ये बोला ना कंटिन्यूस ऑडिट ना एक स्मॉल साइज कंसर्न के लिए बिल्कुल अच्छा। क्यों? एक मान लो पान वाला है, अब बताओ ना उसका कितना एंट्री है ही है। सही बात है ना? डेटर्स क्रेडिटर, तुम लोग बोलेगा भैया उसका तो दिन भर में बहुत सेल होता है, वो तो लिखता भी नहीं। सही बात है, वो नहीं लिखता है, उसको लिखने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि इतना चीज लिखना पॉसिबल नहीं है। समझ में आया ना? उसका उतना इनकम नहीं है जितना उसको लिखने में माथा खराब हो जाएगा। इसीलिए बोला गया स्मॉल स्केल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि डेली डेली पान वाला प्रॉब्लम करेगा छोटा मोटा दुकानदार के लिए। बिग बाजार इन लोगों का तो डेली रिकॉर्डिंग का जरूरत है, कोई स्टॉक चोरी हो सकता है। फेलियर टू कीप ट्रैक्स, ट्रैक्स का मतलब होता है ना, ट्रैक का मतलब ऑडिटर क्या होता है तुमको बता दें। ऑडिटर 1 साल बाद जब ऑडिट करने आता है ना, क्लाइंट का जितना भी इंफॉर्मेशन होता है अपना एक ऑडिट वर्किंग पेपर होता है, सुना है कभी नाम, उसमें नोट कर लेता है डेली का डेली, उसमें पॉसिबल है। लेकिन बताओ ना डेली क्या चेक किए नहीं चेक किए, जहां जहां काम हो रहा है, अब डेली का डेली कितना रिकॉर्डिंग करे। तो कभी कभी ना इसमें ऑडिटर फेल हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल अब जा रहा है, कभी आर्टिकल को वहां भेज रहे हैं, कभी वहां भेज रहे हैं। अरे कितना हम लोग रिकॉर्डिंग लाएंगे डेली का डेली, कौन सा कहाँ तक। देखो तुम लोग सोच रहे हो सिर्फ एक कंपनी का तो हम लोग ऑडिट नहीं करते 1 साल में। 1 साल में हम लोग 30 कंपनी का ऑडिट कर देते हैं, छोटा मोटा कंसर्न करना जाने कितना ऑडिट चलते रहता है, तो किसका कितना खाता पत्री है, तो माथा खराब कर देता है हम लोग का कंटिन्यूस ऑडिट में। लेकिन बोला ना ये सब जो डिसएडवांटेजेस है उससे बचने का कुछ उपाय है, प्रिकॉशन लिखा हुआ है, उससे बचने का क्या उपाय है पढ़ो। वर्क बी कंप्लीटेड अप टू अ डेफिनेट स्टेज, बोला है ना अगर तुम जनरल एंट्री चेक करने गया ना तो पूरा जनरल चेक करना, झमेला खत्म। समझ में आया? लेजर चेक करना तो कंप्लीट करके आना। हम लोग क्या करेंगे 10 तो आज जनरल चेक करनी है, कल 5 तो कर लेंगे, मान लो ध्यान में नहीं रहा तो कहाँ तक चेक हुआ। हम मानते हैं जब ऑडिटर साइन मारे टिक करता है ना, ऐसे टिक करके आता है कि जिससे पहचान में आए कि यहाँ तक उल्टा ऐसे ऐसे साइन जाएगा कि मतलब यहाँ तक चेकिंग हो चुका है, यहाँ तक हम लोग चेक कर चुके हैं। लेकिन तुम अगर पूरा जनरल कंप्लीट कर देता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं था। सही बात है ना?
बोल रहा है यहाँ पर प्री क्वेश्चन को लेकर क्या बोला, वर्क बी कंप्लीटेड अप टू अ डेफिनेट स्टेज। बोल रहा है ना, अगर हमको कोई चेकिंग करना है तो हम लोग को एक इतना तो स्टेप पर चेकिंग करके रखना पड़ेगा। जैसे गए, अगर तुमको एग्जामिन करना है तो पूरा पूरा ट्रेडिंग पीएल कर लो, बैलेंस शीट ठीक है बाद में कर लेना। अब तुम ऐसा स्टेप पे, मान लो ट्रेडिंग देख रहे थे, परचेज से देखें, उसके बाद चेक ही नहीं किए, तब तो प्रॉब्लम आएगा ना नेक्स्ट दिन। दूसरा लिखा है इंपॉर्टेंट बैलेंस टू बी नोटेड डाउन एंड कंपेयर्ड एट ईच स्टेट। मतलब समझाते हैं क्या होता है। अच्छा विजिट, ठीक है। बोल रहा है सपोज मान लो कंटिन्यूस ऑडिट में एक प्रॉब्लम है, पता है क्या, हम लोग एक ऑडिटर जाकर ऑडिट करके आता है ना, चेक कर लिया, सोचा ना यहाँ तक चेक कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट क्लास आके यहाँ से कर लेंगे। वो लोग मान लो सब जगह एक एक जीरो बढ़ा दिया, तब क्या होगा। हम तो ध्यान नहीं दिए, हम तो सोचे यहाँ तक ठीक ठाक से हो चुका है, तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसीलिए बोलता है ना, जो इंपॉर्टेंट बैलेंस होगा ना, जो सबसे लास्ट में चेकिंग किया उसका नोट डाउन कर लेना है। या तो मान लो कुछ ऐसा है, प्लांट मशीनरी है या कुछ है, जहां पर हमको लग रहा है पक्का ये लोग कुछ हेरा फेरी यहीं पर करेगा, तो उसको क्या कर लेंगे, उसका बैलेंस को नोट कर लेंगे अपना ऑडिट वर्किंग पेपर में, जिससे वो वहां पर जैसे अल्टर करेगा तो हम उसको पकड़ ले। सरप्राइज एलिमेंट क्या होता है हम समझाते हैं। हमको पता है ना, ऑडिटर प्रत्येक महीना का ना 10 तारीख को पक्का वो 3 बजे आएगा ऑडिट करने के लिए, ठीक है। एक काम करते, 1 महीना तक तो ऑडिट हो चुका था, नेक्स्ट टाइम जब तक वो आएगा ना तब तक हम क्या करेंगे ना, बहुत सारा बुक्स ऑफ अकाउंट को यहाँ वहाँ चेंज कर देंगे, जीरो बढ़ा देंगे या ये कर देंगे, जिससे क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। तो ऑडिटर को ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी या तो मान लो ऑडिटर 10 तारीख को आएगा ना, 10 तारीख को स्टाफ को बोल के रखे हैं, सुनो उस दिन एकदम लेट मत करना, नहीं तो ऑडिटर को पता चल जाएगा कि हम लोग का कंपनी में स्टाफ लोग टाइम पर नहीं आता है, क्योंकि ऑडिटर का उसी दिन आने का टाइम है। तो ऑडिटर को ऐसा नहीं है कि सडनली कभी दूसरे दिन जाकर चेक कर लेना चाहिए इसका कंपनी में वर्कर लोग आके काम करता है कि नहीं करता है, प्रोडक्शन सही से होता है कि नहीं होता है, करना चाहिए ना। वही बोल रहा है सरप्राइज चेक भी करना चाहिए ऑडिटर को। स्पेशल अटेंशन टू बी अल्टर्ड फिगर, बोल रहा है सेम बात बोला, जिस फिगर में चेंजेस होने का चांस ज्यादा है, खास तौर पर कैश में, उसको हमेशा नोट करके आना कि यहाँ पर इतना अमाउंट था। नेक्स्ट क्लास जब चेकिंग करोगे तो तुमको हेल्प मिलेगा। मिनिमम इंटरफेरेंस, बोल रहा है ना, स्टाफ लोगों को ज्यादा माथा खराब मत करना। अगर स्टाफ तुमको बोले ना कि सर अब मेरा तो टाइम हो चुका है, 6 बजे तक छुट्टी का टाइम था, तो तुम एक काम करना, ऐसा ही टाइम पर जाना ऑडिट करने के लिए कि जिससे वो अपना टाइम पर घर जाने सके। तुम लोगों को पता नहीं है, मेरा फ्रेंड लोग जब जाता है ना ऑडिट करने के लिए, स्टाफ लोग जो रहता है ना उसका माथा गर्म हो जाता है। क्यों? वो लोग ऑडिट कर रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक जा नहीं पा रहा है, 7:30 बज जाता है, 8 बज जाता है, 9 बज जाता है। अब मेरे फ्रेंड को भी दिक्कत होता है, प्लस जो लोग क्लाइंट जो स्टाफ लोग बैठा रहता है वो लोग का भी माथा गर्म हो जाता है। तो इसलिए क्या चाहिए, एक ऑडिटर को अपना टाइम पर पहुंच जाना, वो जल्दी जाएगा तब तो टाइम पर आने सकेगा ना, तब स्टाफ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। वही बड़ा स्टाफ को कम डिस्टर्ब करो, तो इतना याद कर लेगा तुम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नहीं समझ में आया? हाँ हाँ वो हम हेल्प करेंगे ना। क्या डिटेल क्या? हाँ हेडिंग है। अच्छा एक स्टूडेंट पूछ रहा है भैया तुम लोग जानते हो, तुम लोग को शायद अंदाजा नहीं है, तुम लोग अगर ऑडिट में सही से हेडिंग याद कर लेते हो ना, बहुत काम हो जाएगा, बहुत हेल्प मिल जाएगा। क्यों हम तुमको बता दें, ये लॉ की तरह नहीं है कि पूरा ही लिखना पड़ेगा। ये एक ना मतलब तुम एक रफ आइडिया का तुम्हारे पास है, तुमको पता है कि इस तरीके से लिख सकते हैं, तो पॉइंट भी याद करके तुम लोग खुद से बनाकर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑडिट में। अरे इस पॉइंट के अंदर क्या लिखना है ये अंदाजा से नहीं लिखने सकेगा। रफ आइडिया नहीं, अगर अंदाजा नहीं लगाना है ना तो एक काम करना, बुक एक परचेज करना, उसको डेली पढ़ना। अब वो भी बुक ना हो सके तो लाइब्रेरी से ना जयंतो घोष का एक बुक आता है उसको ले लेना। अच्छा हम लोग एक पॉइंट का पढ़ लें, कोई नाम सुना है? अरे चुप रहो। सब्सिक्वेंट इवेंट का कोई नाम सुना है क्या? एक नाम ये लगता है गलत हो गया। हाँ AS4
एक ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। इसमें बताया गया सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में, जो तुम लोग का ना मतलब बता दे रहे हैं, जो तुम लोग का ना कभी कभी थ्योरी दे देता है, होगा बुक्स में देखना, ईयर सॉल्व में 2013 में आया था ऑनर्स में एक क्वेश्चन। क्या होता है सब्सिक्वेंट इवेंट, कौन बताएगा हमको? बोला गया, देखो मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट यहां से बनना शुरू हुआ, ठीक है, तो बैलेंस शीट यहां पर रेडी है, बैलेंस शीट। अब ऑडिटर इस बीच में ऑडिट करेगा आकर, तो ऑडिटर यहां पर अपना ऑडिट रिपोर्ट देगा। सपोज मान लो बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ 31/3/2015 को, ऑडिट रिपोर्ट देना है 31/7/2015 को, ठीक है, तो इस दिन ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है हमको। अब एक बात बताओ, इस बीच में क्या कोई घटना नहीं घट सकता है? तो ये दो तरह से होता है, कैसा कैसा? एक होता है ना एडजस्टिंग इवेंट, एक होता है ना नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। क्या होता है सुनिए, ये ना जो एक सीट दिए थे ना इसके पहले पतला सा, मतलब बहुत पहले स्टार्टिंग में, उसमें मिल जाएगा। एडजस्टिंग इवेंट बोलता है ना कुछ ऐसा चीज है जिसको ना हम लोग बैलेंस शीट में ना बनाने के पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। पता है क्या ऐसा घटना हो सकता है? पीबीडीडी में ना मेरा इतना रुपया डूब सकता है, ठीक बात है। एक होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। भैया क्या होता है ये? मेरे फैक्ट्री में आग लग जाएगा, पता है किसी को? नहीं भैया, मेरा सामान आ रहा है या तो जा रहा था सेल्स करने के लिए, शिप ही डूब गया, तूफान आ गया था, ऐसा हो सकता है। तो बोला गया अकाउंट्स की दुनिया में ना एक ऐसा प्रोविजन जो हमको लगता है कि ये घटना घटित हो सकता है। हमको ये नहीं पता है कि 500 के जगह बैड डेप्ट पीबीडीडी बनाकर रखें तो 5,000 रुपया बैड डेप्ट हो जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन कुछ भी तो प्रोविजन पहले से बनाकर रखे है ना। तुम चाहो ना अगर ऐसा बैड डेप्ट हो गया तो पीबीडीडी को बैड डेप्ट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो बैलेंस शीट के बाद ऑडिटर अगर बोले तो तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो, समझ में आया। लेकिन एक होता है ना नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इस बीच में अगर गोडाउन में आग लग गया, सही बात है ना, तो सोचे ना आग लग गया, मेरा लॉस हो गया, इस लॉस को दिखा देते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि बोला गया ना एक ऐसा चीज जिसके बारे में पहले से पता नहीं है तो उसका इस साल कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, उसका नेक्स्ट ईयर एडजस्टमेंट होगा। लेकिन हाँ कोई ऐसा प्रोविजन पहले से बना हुआ था, भले वो घटना इस बीच में घटा है तो इसका गवर्नमेंट अलाउड किया है, आईसीआई बोला है तुम चाहो तो पहले से जैसे पीबीडीडी है तो इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर कर सकते, जैसे कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड होता है, वर्कर को कुछ हो गया तो उसके लिए पहले से प्रोविजन बना कर रखते हैं, वहां पर भी तुम एडजस्टमेंट कर सकते हो। बस इतना ही लिखना था, लिख दोगे तुम लोग, हो जाएगा, बुक में मिलेगा थ्योरी। और टेंशन का कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग तो बुक ही पढ़ने वाले हैं, सिर्फ बुक। सर आप बोले थे कि हर चैप्टर से 15-20 देंगे। हाँ टेंशन मत करो, बुक जब रहेगा तुम तो लाइन से बोलते जाएंगे ना, इंपॉर्टेंट टिक करते जाना। और सजेशन तो लास्ट में मिल ही जाएगा, सजेशन रेडी है, थोड़ा कुछ चेंज करना इधर उधर बस। तुम बताओ रिजल्ट नहीं निकला, हम सजेशन इशू कर देंगे तो अच्छा लगेगा? ईश्वर लोग केयर ही नहीं करेगा, जो ईश्वर बुक नहीं खरीदा वो सजेशन को क्या पढ़ेगा? जरूर निकलेगा। तुम लोग कभी नाम सुना है स्पेशल ऑडिट? अरे स्पेशल ऑडिट का नाम सुना है? इस चैप्टर से ना 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म है, स्पेशल ऑडिट से 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म है। पता है बहुत सारा नाम होता है, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, लाइब्रेरी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, स्कूल्स, कॉलेज, ये सब का देगा ऑडिट लिखने के लिए। इसका ऑडिट कैसे करो, एक ठो आएगा पक्का, एक ठो आना ही आना है 10 मार्क्स में। वो आया था किसका, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दिया था क्या?
एक्सपेंसेस का वो तो इसमें था, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। तब किसका दिया था? एक पक्का आता है, ठीक है। हम सबसे पहले ना जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसका पढ़ाने जा रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पता है क्यों? ये जब पढ़ा देंगे ना तो तुम लोग इसके अंदर स्कूल्स भी आ जाता है, इसके अंदर कॉलेज भी आ जाता है, तब तो लिख देगा ना, सकेगा तो। अब बताओ स्कूल को ऑडिट करना है, क्या करना चाहिए? हाँ सोचो भैया। देखिए स्कूल का ऑडिट करने जाएंगे ना तो ध्यान में दो चीज रखते हैं नॉर्मली। बैलेंस शीट तो चेक करेंगे, एसेट लायबिलिटीज। स्कूल में कुछ पैसा हो सकता है रिसीप्ट होता होगा, ठीक है। कैसे कैसे हो सकता है स्कूल में पैसा मिल सकता है? चलाओ ना फीस में देखते हैं। कैसे कैसे फीस मिल सकता है भैया? स्टूडेंट से ना मंथली फीस एक मिलता है, एडमिशन फीस मिलता है, ठीक है, एग्जामिनेशन फीस मिलता है। पता है तुम लोग का कॉलेज ना लाइब्रेरी फीस भी लेता है, अच्छा से देखना रिसिप्ट को। और बताएं इंटरटेनमेंट फीस भी लेता है स्पोर्ट्स के लिए, तुम लोग को पता नहीं है ये सब। हाँ नहीं, कैंटीन फीस कहाँ लेता है, झूठ बोलता है। हाँ दिखाना तो, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रिसिटी फीस लेता है, समझ में आ रहा है? तो ये सारा फीस यहाँ चेक करो। अच्छा इसके अंदर कोई लेट से पेमेंट करता है उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज होता है क्या? वो भी तो लिखा होगा ना इसमें, उसका भी तो ऑडिट होगा लेट फाइन का, ठीक है। अच्छा इसके अलावा पता है स्कूल का ना खुद का अपना ना एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, बुक्स वगैरह आजकल खुद ही सेल कर रहा है, बता देते हैं इंग्लिश मीडियम में ऐसा हो रहा है, तो वहां से भी रिसिप्ट आता होगा, ठीक है। उसका जो स्टोर है वहां से पैसा आएगा, बुक्स वगैरह सेल करता है, ड्रेस भी सेल करता है, तुमको क्या बताया, ऐसा ही स्थिति हो चुका है, ठीक है। उससे भी पैसा आएगा। और बताएं सुनो, तुम लोगों को पता है इस कुछ कुछ हॉस्टल भी होता है क्या? जिन लोगों का हॉस्टल है तो हॉस्टल में अरे होलियम, ठीक है, तो वो लोग तो उसके बदले भी पैसा लेता है, वो भी तो रिसीप्ट में देखना पड़ेगा। प्लस बताएं एक ना स्कूल्स के अंदर या कॉलेज के अंदर कैंटीन होता है, उन लोगों से रेंट रिसीव करता होगा, उसका भी एग्जामिन करेंगे हम लोग, उसका भी तो ऑडिट करना पड़ेगा। अच्छा अब आते हैं साहब पेमेंट में। अच्छा हाँ और रिसीव में बता दें, डोनेशन, डोनेशन का ऑडिट होगा। डोनेशन किस पर्पज से आया, रेवेन्यू डोनेशन है कि कैपिटल डोनेशन है? कैसे भैया, कभी कभी ना आ जाता है ना ऐसे ही स्टूडेंट लोगों का ना कुछ हेल्प करने के लिए, ऐसी रेवेन्यू डोनेट कर देने के लिए, वो सब रेवेन्यू डोनेशन होता है। लाइब्रेरी बनाने के लिए डोनेशन दिया गया था, किसी को लगा कि हम लोग देश में एक लाइब्रेरी होना चाहिए, चलो स्कूल को दे देते, बेंच बनाने के लिए दे देते हैं, ऐसा स्कूल में डोनेट करता है पैसा, तो वो सब कैपिटल डोनेशन है। तो कैपिटल डोनेशन को लाइब्रेरीज में शो अप किया कि उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, समझ में आया? ऐसा डोनेशन दिया जाता है, तुम लोग को पता नहीं होगा क्योंकि तुम लोग कभी किया नहीं होगा, नहीं कर देना फ्यूचर में। पेमेंट्स, अच्छा पेमेंट किसका किसका करेंगे भैया? टीचर्स का पेमेंट होगा, स्टाफ का पेमेंट होगा, बुक्स वगैरह परचेज हुआ होगा उसका भी तो एक कॉस्ट होगा, उसका इनवॉइस का हम लोग वाउचिंग करेंगे। और बताओ ना पेमेंट में इलेक्ट्रिसिटी का ये हो सकता है ना, सही बात है। अब देखो एक काम करो, तुम लोग को ना बहुत सारा पॉइंट हम दे दिए हैं, ऐसा कोई सीट है देखो ना, सीट में है क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का? नहीं है, सब सीट मिल गया, किसके पास नहीं है सिर्फ इतना बताओ हमको। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दो सीट देना चाहिए था, ऐसा देखो ऐसा कोई सीट है? हाँ ऐसा सीट नहीं मिला तो शैलेश अब तुम दे सकता है उसको, किसको देखो ना नहीं मिला, हमको ये सब सीट मिला है। मिल जाएगा है तो ऐसा होगा, देखो ना कुछ ऐसा ऐसा पेज नंबर दिया हुआ, एक और दे भाई, अब तुम लोग एक बात बताते हैं, ठीक है बैठो। नूर हो गया हो गया, जो यहाँ पे लिखा है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन,
इतना सारा हेडिंग्स दिया हुआ है ना, और तुम लोग को बुक में ज्यादा हेडिंग नहीं दिया है। तुम लोग चाहो ना इससे हेडिंग बढ़ा सकते हो, जिससे मार्क्स अच्छा मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, बोलोगे भैया आप ही अलग अलग कर दीजिए ना, तो इतना जल्दी हम सब नहीं कर सकते, वो तुमको बुक पढ़कर अपना हेडिंग वाइज नोट लिखना पड़ेगा। एक नोट को 3 बार लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो 3 बार नहीं पड़ेगा एग्जामिनर, टेंशन मत लो। क्या लिखा है, फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये सब लिख लेगा। देखो ना सारा का सारा लिखा। अच्छा, कंसेशन भी होता है ना, कभी कभी लिखाना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल सबमिट करना पड़ता है, मेरा पापा का इनकम कम है तो कंसेशन होता है, ठीक है। अच्छा, रेंट, अच्छा फिर यहाँ पर देखो रेंट पर किसी को रहने के लिए दिए हैं तो उसका भी तो एग्रीमेंट होता होगा कैंटीन वाला से, सब यहाँ पर देख सकते हो डोनेशन दिया हुआ है। अच्छा, स्कूल में ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो वो लोग कभी कभी ना एक अलग सा फंड बना कर रखता है, हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो उससे जो आएगा पैसा उसका इंटरेस्ट का अमाउंट का हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक अगर वो लोग इन्वेस्टमेंट कहीं पर किया है तो उसका भी ऑडिट किया जाएगा। पेमेंट में देख सकता है, स्कॉलरशिप देता है क्या कभी कोई स्कूल? विधान चंद्र कॉलेज भी देता है, जो फर्स्ट आता है ना उन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं देता है, गिफ्ट देता है। प्रोस्पेक्टस पढ़ना, पहले पढ़ना तो सही प्रोस्पेक्टस। हाँ 3 साल, नहीं नहीं 3 साल का बात नहीं, ऐसा तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था, सिर्फ तो मैंने 3 साल एक्चुअली था ना, पूरा थर्ड ईयर का देखिएगा, थर्ड ईयर का तीनों साल मिला के आता है, टोटल आता है। थर्ड ईयर का एक अनोखा रिजल्ट मिलेगा तुम लोगों को, जिसमें ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर टोटल मार्क्स रहेगा। जो लोग फर्स्ट आता है ना उन लोगों को विधान चंद्र कॉलेज से मतलब कुछ प्राइज वगैरह दिया जाता है। प्रोस्पेक्टस भी देखो तुम लोग नहीं पढ़ा, क्या बोले, तुम कभी पढ़ी अन्नू? ओह अच्छा, ये लिखा हुआ था। अच्छा देखो ना, फिर वहां पर लिखा है 4 स्टाफ, दिखाई दिया 4 स्टाफ, 4 मैंने 4 स्टाफ नहीं, FOR 4 कर दो, 4 स्टाफ के लिए रूल है, FOR कर दो। अच्छा ठीक है, कुछ कॉमन एक्सपेंडिचर है वो भी लिख देगा तुम लोग एग्जाम में, और इसको लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत आता है एग्जाम में। हाँ इस साल के लिए भी है। अच्छा बताओ ना, हॉस्पिटल का ऑडिट करने जाना है, कैसे करोगे हॉस्पिटल का ऑडिट? अरे भैया सुनिए, हॉस्पिटल का ऑडिट करना है ना, पेशेंट अगर सब रहेगा उसी दिन जिस दिन जाएंगे ऑडिट करने, नंबर ऑफ बेड कितना है, बेड का फीस कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितना है, नंबर ऑफ एम्बुलेंस कितना है, तुम लोग एक रिपोर्ट देते हैं, बिलीव नहीं करेगा। सिर्फ ऐसे ही नहीं ऑडिट होता है, सुनो, उत्तर प्रदेश में ना एक ऑडिट का काम चल रहा था, तुमको क्या पता है, वो तो अलग ही बात था। बेड, नंबर ऑफ बेड्स इतना दिखा दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पैसा भेजा था कि उसका 10% में बेड नहीं था, ठीक है, हॉस्पिटल, वो अलग केस था। प्लस और सुनो, वो लोग ना जब एम्बुलेंस से कोई पेशेंट आता है ना उसका टाइम का रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। सुनो तो सही, केस क्या है, एम्बुलेंस बता रहे पेशेंट आगे भर्ती हो गया सोकर, एम्बुलेंस बाद में आया, ऐसा न्यूज में भी आया था, ये केस हम तुम लोगों को बता दे रहे। तो मतलब वो लोग देखो, वो लोग तो मैनुअली रिकॉर्ड कर रहा था, अब मैनुअली रिकॉर्डिंग तो कब कौन पेशेंट आता नहीं, वो लोग देखो क्या है, मेडिसिन का ज्यादा खर्चा दिखाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, सब पैसा जेब में जाएगा, वो लोग तो मेडिसिन तो बिग सेल कर देता है बाहर में, तुम लोग बिलीव नहीं होगा। क्यों बोलता है ऑडिट करने के लिए, पता है क्या होता है, तुम लोग सिर्फ सोचिए इतना आसान ऑडिट होता है, तुमको बताते हैं। जो तुम लोग परचेज करके लेके जाते हो ना हॉस्पिटल में, देगा कि ये इंजेक्शन लेके आओ, इंजेक्शन आप पेशेंट को लगाया नहीं जाता है, उस इंजेक्शन को ना नर्स लेकर फिर से जाकर नीचे उस दुकानदार को बेच देती है, इसीलिए ऑडिट का जरूरत पड़ता है। तो मेरा मौसा जी एक बार क्या किए थे, हम तुम लोगों को बता दें, मेरा मौसा जी एक बार ना जानबूझ के ऐसे करता था ना, तो एक में ना टिक अपना नाम लिख दिए थे, ठीक है, उस डिब्बा के अंदर, अब वो तो जाकर सेल कर दी, वो तो डिब्बा उब्बा देखे नहीं, अब तो दुकानदार से हमारी झगड़ा शुरू हुआ, और दुकानदार बोल रहा है कि हमारा की करबो, लेकिन दुकानदार को भी झाड़ सुना, चोरी का सामान क्यों खरीदा, तुम कैसे परचेज कर लेगा चोरी का सामान। तो इसीलिए ऑडिट करना जरूरी होता है कि पेशेंट को मेडिसिन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, एक्सपायर्ड दवाई तो नहीं दे रहा है, वो भी नहीं ना पड़ा हुआ है हमारी एक्सपायर्ड कोई सामान। ऐसा होता है पेशेंट लोगों को ना पता ही नहीं चलता, एक्सपायर्ड सामान वो लोग चला देता है, मेडिसिन वगैरह केयर ही नहीं करता है। वो तो तुम लोग शहरी एरिया में रहते हो बोलकर तुम लोग को उतना फेस नहीं करना पड़ता है, ग्रामीण एरिया में जाकर देखना कभी।
ग्रामीण एरिया में ये भी चेक करना पड़ता है ना हॉस्पिटल में जाकर, जो हॉस्पिटल जो डॉक्टर का अपॉइंट किया गया है वो टाइम पर आता है कि नहीं आता है। लोग प्राइवेट क्लिनिक रहता है, फिर ये चेक करना पड़ता है ना जो डॉक्टर का अपॉइंट किया गया है, ठीक है, तो वो डॉक्टर जैसे कि तुमको क्या होता है उन लोगों का सर्टिफिकेट वैलिड है तो। अरे तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, कुछ कुछ जगह पर ऐसा स्थिति हो चुका है ना कि मतलब वो डॉक्टर है ही नहीं है, कंपाउंडर लोग डॉक्टर बन चुका है। मैंने डॉक्टर अपने जगह, मतलब ऐसा भी होता है नाम डॉक्टर का है, अपने जगह ना कंपाउंडर को भेज देता है चेक करने के लिए, और होता है। और पेशेंट भी जानते हो गांव में कैसा कैसा रहेगा, मतलब जब तक इंजेक्शन उसको लगेगा नहीं ना तब तो बिलीव नहीं करेगा ना कि इंजेक्शन लगा है। क्या तुमको बताएं, एक मेरे फूफा जी हैं वो डॉक्टर है, पता नहीं हकीकत में है कि नहीं हमको नहीं पता है, पहले कंपाउंडर थे इतना हमको पता है। मतलब क्या पता कौन कौन इंजेक्शन मार उड़ देता है, हमको तो समझ ही में नहीं आता है। डॉक्टर बन के बहुत सारे महल की तरह घर कर लिया, अभी तक हमको डाउट है कि वो डॉक्टर नहीं है। ठीक है, हम बोल नहीं पा रहे हैं कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, कैसे मांग ले, ठीक है, हमको पूरा डाउट है। अच्छा और क्या चेक करना है, अच्छा देखो यहाँ लिखा है ना रिसीव में फ्रॉम पेशेंट, बिल बेड का कितना लिया, फिर ना वो बाइफरकेट करो खाना खाने का कितना चार्ज था। देखो कुछ कुछ हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, खाना और बेड का पैसा एक साथ वो लोग काउंट करके लेता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है ना आपको अच्छा सामान चाहिए, अच्छा खाना चाहिए तो उसका अलग से पेड करना पड़ेगा। कुछ कंसेशन भी होता है, तुम लोगों को पता है कि नहीं हम नहीं जानते, कंसेशन होता है, ठीक है, शो करना पड़ता है, एमएलए से लिखवाना पड़ता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है तो वहाँ कैंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है, उसका कॉपी। अच्छा ग्रांट, हाँ बोलो बोलो, डोनेशन आता है जहाँ जहाँ से, अच्छा इन, ठीक है, पेमेंट में स्टाफ ये सब तो लिख ही देगा, पेमेंट स्टाफ को, डॉक्टर्स को। अच्छा कोई अगर तुमको और एक बात बता दें, हॉस्पिटल में रूल है कोई मेडिसिन जब बाहर से आता है ना परचेज होकर, तो परचेज अथॉरिटी का साइन होगा तभी वो आने सकेगा, चेक करना पड़ता है, अपना मन से नहीं मंगा सकते। सेल डिपार्टमेंट अलग होता है, वो भी सेलर का साइन चाहिए वहां पर। परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, परचेज हुआ था तो उस जो परचेज अथॉरिटी का एक रजिस्टर बुक होता है परचेज रजिस्टर, उसमें साइन है कि नहीं है वो चेक करो कि बिना साइन का ही परचेज कर लिया, ठीक है। क्यों इतना सारा रखा गया डिपार्टमेंट पता है, ताकि आगे चल के जब फ्रॉड होगा ना तो बोलेगा हम इन्वॉल्व नहीं थे, हम नहीं थे, समझ में आया कि नहीं आया, हम क्या करते, अरे वो इंसान मिला हुआ था तुम क्यों मिला, कुछ गलती था तुम इन्फॉर्म करता, तुम भैया चुपचाप से रहा, ऐसे रहा तो तुम्हारा गलती है। अच्छा तो ये सब थोड़ा वो लिख देगा ना, ठीक है। चैरिटेबल ट्रस्ट का नहीं करने सकेगा, अरे ट्रस्ट में क्या होता है, ट्रस्ट में भैया, ट्रस्ट में ना, ट्रस्ट में क्या क्या हो सकता है दिमाग लगाओ तो भैया, ट्रस्ट का बताएं आपको, ट्रस्ट में ना एनजीओ ना नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में ना बहुत सारे लोगों को ना फ्री में ट्रीटमेंट कर देता है, फ्री में बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, होता है ना ऐसा। उन लोगों को पैसा कहाँ से आता है भैया, गवर्नमेंट से डोनेशन मिलता है, उन लोगों को पैसा डोनेशन देने से ना हम लोग को एग्जिम्पशंस मिलता है, नीचे लिखा है चैरिटेबल ट्रस्ट, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। बड़ा बड़ा जो ट्रस्ट है ना, हम लोग ऑडिट क्यों करते हैं ट्रस्ट का बताएं, ये पैसा तुम लोगों को पता है, ट्रस्ट का जब ऑडिट चला ना अरविंद केजरीवाल का, पता चला ना इसका फॉरेन से पैसा आता था, जो फॉरेन से कैसे ले सकता है, लिया तो शो क्यों नहीं किया, ये सारा सारा रूल्स है, तुम लोग को अंदाजा नहीं होगा ना जम्मू एंड कश्मीर को बर्बाद करने के लिए कितना पैसा फॉरेन से भेजा जाता है, कितना पैसा बाहर से आता है, इसीलिए ऑडिट करना पड़ता है कि इस एनजीओ के पास ऐसा ऐसा संस्था से ऑर्गेनाइजेशन से अगर पैसा आ रहा है तो इस एनजीओ को हम लोग बंद कर देते हैं, इसीलिए बंद करना पड़ता है। सबसे बड़ा अगर कोई फ्रॉड करता है तो एनजीओ करके रखता है, जान क्या होना, जितना नेता है ना, जितना हीरो लोग है, सबका एनजीओ है, और एनजीओ ऐसा ऐसा दिखा कर रखेगा जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जितना ब्लैक का पैसा होता है वो सब दिखा देगा कि डोनेशन के रूप में आया था, शो अप करो कैसे आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारा का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट में लंगर भी होता है, खाना वाना भी खिलाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसका भी काम करना पड़ेगा, समझ में आया। तो एक बार सिर्फ तुम लोग देखो तो सिर्फ सब कॉमन है, सब इधर उधर का है। अच्छा ये पेज हो गया, और कौन सा सीट है, अच्छा क्लब का ऑडिट कैसे करेगा, क्लब का ऑडिट, हाँ बताओ।
भैया क्लब का मेंबर्स कितना है? एक होता है ग्रुप फीस, ग्रुप मेंबर फीस, वो लिया है। हो सकता है ना कि भाई इंडिविजुअल करके है, किस किस कंपनी से पैसा लेकर बैठा हुआ है, वो क्लब आखिर चलता है कि नहीं चलता है तुम लोगों को पता है? बहुत सारा ऐसा ऑनर है जो लोग फॉरेन में रहता है, ठीक है, या तो मान लो इंडिया में कुछ ऑनर है, लेकिन ना उन लोगों को बताया था ना क्लब मेरा बंद पड़ा हुआ है, तो ऑडिटर जब सरप्राइज चेकिंग करने के लिए जाता है तो पता चला ये तो क्लब चल रहा है, ये तो इनकम शो अप नहीं किया। वो सारा पैसा मैनेजर लोग अपने जेब में रख लेता है, इसीलिए ऑडिट करना पड़ता है। समझ में आया? तो क्लब में होटल मतलब क्लब के अंदर मतलब किस किस चीज का सेलिंग चल रहा है, वो सारा सेल से कितना पैसा आया, समझ में आया कि नहीं? तो सब ऐसा ही है, तुम एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सिनेमा हॉल का कैसे करेंगे ऑडिट? भैया सीट नहीं, टिकट देखना है। अगर टिकट देखो, कस्टमर तो पक्का टिकट लेके ही गया होगा, दिखा रहा है टिकट ज्यादा सेल हुआ, टिकट ज्यादा है और पैसा कम है, तब तो फंस जाएगा। जितना टिकट सेल हुआ उसमें इंटरटेनमेंट टैक्स भी तो लगा होगा, सर्विस टैक्स भी तो लगा होगा, वो भी तो देना पड़ेगा। इसलिए सीट को मत देखो, टिकट को देखो, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा टिकट के ऊपर। समझ में आया? अब वो बिना टिकट में किसी को बैठा देता है तो बात अलग है, उसका अलग इनकम हो जाएगा। हाँ तो उसका इनकम हो गया, ठीक है, लेकिन जो टिकट सेल हुआ है उसमें तो वो फंस जाएगा पक्का। फिर सिनेमा हॉल में हम लोग चेक करते हैं ना सीसीटीवी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, सही बात है ना? कैसे लगा है? स्टाफ का मैनेजमेंट करने के लिए क्या किया, जो कस्टमर देखेगा वो ठीक से निकल नहीं सकता है हॉल से, कुछ प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट नया रूल लगा देगा, तो ये सारा का सारा इसमें मिल जाएगा। फिर इसमें चेक करते हैं ना उन लोग जितना भी मूवी वहां पे चला रहा है वो सारा का सारा उसको ऑथोरिटी लिया है, तो कि बिना ऑथोरिटी के प्ले कर दिया तब केस खाएगा। समझ में आया? ये सारा रूल्स चेक करना पड़ता है, तो एक बार पढ़ना समझ में आ जाएगा हमको लगता है। होटल का ऑडिट कैसे करोगे? अरे नंबर तुमको पता है, वो बोल रहा है ना, तुमको क्या बताएं हम, वो ऐसा इन्फॉर्म कर रहा है ना, सपोज करते हैं हम होटल में गए, होटल का इनकम टैक्स से बचने के लिए शो ऑफ नहीं कर रहा है, सही बात है, ठीक है। दिन को गए ना तो दिन को तुम लोगों को बताते हैं, उन लोगों के पास दो चाबी होता है ना, दो चाबी होता है, एक कस्टमर को देने के लिए, ये लोग एक खुद अपने पास रखता है। दिन को गए ऑडिट करने, दिखा रहे अरे देखिए ना मेरे पास डबल चाबी है, दो चाबी है, ये सब रूम तो खाली है, कोई भी नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है, ऐसा ऐसा केस होगा, वो लोग टैक्स से बचने के लिए ऐसा करेगा, ये इनकम को गायब करने के लिए। ऐसा केस में ऑडिटर को क्या करना चाहिए? सरप्राइज चेक करना चाहिए। अब रात को वो सडनली अगर होटल में पहुंच गया, ठीक है, तो वहां पर तो उसके पास दो चाबी नहीं होगा। अब बोलेगा भैया अगर वो डुप्लीकेट बना कर रख लिया होगा, तो ऐसा नहीं करता, ज्यादातर कर लिया होगा तो कोई बात नहीं है। उसको अगर डाउट लगता है तो हमेशा ऐसा नहीं कर सकता है, वो जाकर रूम को नॉक कर सकता है, देख सकता है कि उस रूम में कोई है कि नहीं है, क्योंकि ये तो कहीं फॉल्स तो नहीं दिखा रहा है कि इनकम हो नहीं रहा है वहां पर। समझ में आया कि नहीं आया कि इनकम, क्योंकि ऐसा सरप्राइज चेक करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बोलो ना बेकार फॉल्स इनकम वहां पर शो अप कर देगा। तो देखो उस की को चेक करो, अगर सिर्फ एक की है तो समझ में आ जाएगा कि लोग झूठ बोल रहा है, सही बात है ना। अगर दो चाबी है तो एनी टाइम तो दो ही चाबी रहेगा उसके पास। तो ऐसा हम लोग चेकिंग करते हैं। फिर किस तरीके से बुकिंग है, उन लोगों का बुकिंग का रूल क्या है, रिफंड का रूल क्या है, क्लाइंट लोग जो रिक्वेस्ट किया तो वो पैसा रिफंड किया कि बहुत लोग ऑनलाइन बुकिंग करता है, वो लोग बोल देता है कि रिफंड कर दिए, लेकिन रिफंड करता है पैसा, तो एग्जामिन करना पड़ेगा वहां पर। समझ में आया? फिर नंबर ऑफ रूम्स कितना है, फिर रूल्स क्या है, आवरली के अनुसार लेता है पैसा कि डेज के अनुसार लेता है, ऐसा होना चाहिए ना। एक रूम में कितना लोगों को अलाउड करता है कि वो लोग रूम रेंट नॉर्मली इसी तरीके से छोड़ दिया है। फिर होटल के अंदर कैंटीन है कि नहीं है, कैंटीन का जो रूल्स है वो अलग से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इतना तो सुन लिया, थोड़ा बहुत तो लिख के आएगा ना। ठीक है, आज इतना रहने दो, टेंशन मत लो, हम लोग का ना 15 क्लास में ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास बुक जरूर लेकर आना, नेक्स्ट क्लास बुक हो या ना हो हम जरूर बुक से ही पढ़ाएंगे, एकदम कंफर्म। कल 5:30 बजे से क्लास है।